अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी और पीएसओ को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम इसकी टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं। तो फाइनेंशियल इसके हम देखते हैं, इसके पिछले 5 साल का हम डाटा अगर देखें तो सबसे पहले हम सेल्स को देखते हैं। 2019 में इसकी सेल का ये नंबर था, और उसके बाद 2020 में ऑलमोस्ट सेम रहा। 2021 में इसकी सेल बढ़ी और 2022 में इसकी सेल डबल हो गई। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अगर 2023 का हम डाटा देखें तो 2023 का यहाँ पर 3 क्वार्टर का है। हम अगर एनुअल का देखें तो एनुअल में आपको तकरीबन 3.5 का फिगर आ रहा है। अच्छा, अगर हम इसको अ, सिर्फ सेल्स वाइज देखें तो सेल्स इसकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। एक काफ़ी 2019 20 21 में एक कांस्टेंट वैल्यू हमें नज़र आ रही थी। 1.1 1.2 का फिगर नज़र आ रहा था। 2022 में 2.4 हुआ और 2023 में 3.5 हुआ। मतलब सेल्स तो इसकी बढ़ रही है। किसी भी कंपनी की अगर सेल्स बढ़ रही है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो कंपनी चल रही है, कंपनी में कोई मसला नहीं है। प्रॉफिट उसके बाद में आता है। सही है। तो अब हम देखते हैं कि ये इसका जो रिजल्ट आया, ये समझ नहीं आ रहा आवाम को कि ये अच्छा रिजल्ट है कि बुरा रिजल्ट है, क्योंकि इसकी अर्निंग तो काफ़ी रिड्यूस हुई है, लेकिन इसने डिविडेंड भी अच्छा दे दिया उस हिसाब से। तो इसमें आपने देखा एक एक किस्म का पैनिक आया है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, अर्ली चार्ट पे देखूँ, अगर मैं इसके ग्राफ पे, तो एक किस्म का पैनिक आया, लोड लॉक लगा और फिर उसके बाद ऊपर आ गया और डे के भी हाई पे चला गया। अच्छा, अब हुआ हो क्या रहा है? देखिए, कुछ लोगों को ये थ्रेट लगती है, कुछ लोगों को ये अपॉर्चुनिटी लगती है। जिन लोगों को थ्रेट लगा उन्होंने सेल कर दिया माल, और जिनको अपॉर्चुनिटी लगी उन्होंने ये माल खरीद लिया। अब हम इसकी देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं पिछले साल से, और हम देखते हैं कि इसका क्यों प्रॉफिट कम आया। देखें, इसका सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि लास्ट ईयर इसकी जो अर्निंग पर शेयर थी वो 183 रुपीज़ थी। उसके बावजूद इसने जो डिविडेंड दिया फाइनल 26 अगस्त 2022 को, तो वो 100% था, या 10 रुपये डिविडेंड दिया। इतनी हैवी बाइंग, इतनी हैवी अर्निंग पर शेयर होने के बावजूद, इतना हैवी प्रॉफिट होने के बावजूद इससे सिर्फ 10 रुपये दिया। और अभी इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो इससे कहीं गुना कम आया है। उसके बावजूद भी इसने 7.5 रुपये दिया। तो इस हवाले से इन्वेस्टर को एक इन्वेस्टर के लिए एक अच्छी न्यूज़ थी, एक एक्साइटमेंट थी कि वो ले लें। और ख़ास तौर पे जब ये रिजल्ट ख़राब होने के बाद जब लोअर लॉक लगा तो ऑलरेडी वो डिस्काउंट हो गया था, जिसकी वजह से एक अपॉर्चुनिटी मिली कि इसका डिविडेंड अवेल कर लिया जाए। ये तो सिंपल सी बात हो गई। अब हम इसका देखते हैं, इसकी प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट हम देखते हैं। 2022 में अगर हम सेल देखें तो ये सेल का फिगर था। अब इसमें 2.5 कह लें, उसके आगे जो भी लगा लें, ये होगा तकरीबन 25 खरब, अगर मैं गलत ना हूँ तो, और ये 35, तो जस्ट 25 और 35 का फिगर लगा लें। उसके बाद अब ये देखें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड। उसके बाद अभी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड आई है, अगर ये परसेंटेज वाइज लगाए ना, तो कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्ट्स है ना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैं अगर इसकी परसेंटेज लगाता हूँ, जस्ट इसको 3454 लगाता हूँ और 3539 लगाता हूँ, तो तकरीबन 2.5% प्रॉफिट बना। ग्रॉस प्रॉफिट, इस ग्रॉस प्रॉफिट में आपके बहुत सारे और भी एक्सपेंसेस आएंगे, तो 2.5% आपका लगा, यानी कि 97% या 97.5% तो इसमें कॉस्ट लग गई। यानी कि जितना जितने का इन्होंने सामान खरीदा, और मतलब जितने का सेल किया, तो 97.5% का तो इन्होंने माल खरीदा है, सिर्फ उनको 2.5% बचत हुई है। अब इस तरह से समझ लें, मैं इसको सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूँ। और 2022 में अगर हम देखें 2541 2363, तो ये तकरीबन आपको 7% का इस ग्रॉस प्रॉफिट था। पिछले साल तकरीबन 7% का ग्रॉस प्रॉफिट था, और इस साल 2.5% का ग्रॉस प्रॉफिट है। तो इस साल प्रॉफिट ही शुरू में ही कम हो गया। हम नीचे क्या आ जाए, हमारा तो ग्रॉस प्रॉफिट ही कम हो गया। अब ये कैसे कम हुआ? डेफिनेटली जब इसमें लिखा हुआ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड, यानी कि जो प्रोडक्ट की सेल्स तो बढ़ी है, इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ी है, लेकिन जो इनकी जो कॉस्ट है ना, वो भी बहुत ज़्यादा है। अब इसमें क्या चीज़ आती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड में? इसमें सबसे पहले आता है जो मेन जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, वो आती है लाइक क्रूड ऑयल की कॉस्ट। अब हम देखते हैं कि क्रूड ऑयल की कॉस्ट क्या थी। अगर इसका एक रफ क्रूड ऑयल तो नहीं कहेंगे, चले क्रूड ऑयल कह लें, क्योंकि जाहिर सी बात है क्रूड ऑयल महंगा आएगा तो रिफाइनरी को महंगा मिलेगा। रिफाइनरी जो फ्यूल बनाएगी वो महंगा मिलेगा, और फिर जो पीएसओ को देगी या और मार्केटिंग कंपनी को देगी वो महंगा देगी, जाहिर सी बात है। तो हम क्रूड ऑयल से इसका एनालिसिस करते हैं। ठीक है, क्रूड ऑयल अगर मैं इसका देखता हूँ, तो
हम साल के स्टार्ट से हम लगा लेते हैं। तो 2 साल का हम डाटा देखते हैं, 2022, 2021-22 और फिर 22-23, ठीक है। 2021-22 का मतलब है जुलाई 21 से हम इसकी प्राइस लगाते हैं, तो तकरीबन ये 73 US डॉलर पर बैरल थी। और फिर हम अगर 2022 और 23 वाला फिगर लगाए और जून या जुलाई में हम लगाए, तो तकरीबन इसकी जो फिगर थी तकरीबन 100-110 बैरल US डॉलर पर बैरल थी। जस्ट मैं एक रफ एस्टिमेशन कर रहा हूँ, यानी कि हम ये देखें कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ी है, अब वो नीचे आ रही है। तो हम जो नेक्स्ट ईयर आएगा हो सकता है होपफुली कि उसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इसकी कम हो जाए या उसमें ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन इसमें बढ़ जाएगा। तो इसका जो सबसे मेन रीज़न है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये बढ़ने का, उसका मेन रीज़न यही है कि उसकी पीछे जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमत बढ़ी, क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ेगी तो रिफाइनरी का जो एंड प्रोडक्ट होगा वो महंगा बनेगा और वो जो पीएसओ को देगा वो भी महंगा देगा। तो ये सारा लिंक है क्रूड ऑयल से। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये इसकी कॉस्ट इस वजह से बढ़ी। अब इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो भी काफ़ी कम आया, सिर्फ 2.5% बना इसके मुकाबले में, 7% के मुकाबले में। अब यहाँ पर आ जाए अदर इनकम। अदर इनकम क्या होती है? अदर इनकम में जो कोई एसेट कोई सेल करना, मैं एग्जांपल दे देता हूँ, कोई चीज़ सेल कर रहा है, मतलब पीएसओ ने अपना कोई एसेट बेचा उस हवाले से, तो या किसी और चीज़ से कोई रेंट ले रहा है, किसी कोई प्रॉपर्टी है उसकी, उससे उसमें रेंट लिया जा रहा है उससे, तो अदर इनकम में थोड़ा मतलब रिड्यूस हुई है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है। असल फैक्टर इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड है। फिर अब आ जाते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग कॉस्ट, इन दोनों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि सेल बढ़ी है तो ये दोनों भी बढ़ेंगे। अब इसका जो प्रोविजन ऑफ इम्पेयरमेंट है ये बहुत कम हुआ है। अब ये क्या होता है, मैं इसको सिंपल वर्ड में कह देता हूँ कि एक एसेट अपनी वैल्यू बहुत ज़्यादा खो देता है ना, तो उसको एज एन एक्सपेंस शो कर देते हैं। तो बस आप ये समझे कि 2022 में उसको एज एन एक्सपेंस शो किया था कि कोई एक एसेट जो अपनी वैल्यू खो देते हैं उसको एज एन एक्सपेंस शो करा दिया। अब अदर एक्सपेंसेस भी पिछले साल ज़्यादा थे। अब इसमें क्या क्या आते हैं अदर एक्सपेंसेस में? यूटिलिटीज़ आते हैं और क्या कहते हैं, कोई मेंटेनेंस आ गई या डेप्रिसिएशन वगैरह आ गया, तो पिछले साल ज़्यादा था। तो पिछले साल अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो ज़्यादा थी, इस साल कम है। तो अब अगर हम इसमें ये ग्रॉस प्रॉफिट मिलाएं, फिर अदर इनकम मिलाएं और इसमें से ये माइनस कर दें ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो हमारे पास 74 की फिगर आएगी और प्रॉफिट की। पिछले साल ज़्यादा थी। अब इसमें देखिए पिछले साल फाइनेंस कॉस्ट जो है ना वो 5.9 थी, इस दफ़ा 43 है। यानी फाइनेंस कॉस्ट पिछले साल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। अब ये कहेंगे कि फाइनेंस कॉस्ट क्या होती है? फाइनेंस कॉस्ट में आप इस तरह से कह लें कि अगर कंपनी कोई लोन लेती है बैंक से, तो उसको इस पे इंटरेस्ट देना पड़ता है। वो जो इंटरेस्ट है वो एक एडिशनल कॉस्ट आ रही है। तो वो फाइनेंस कॉस्ट के उसमें आ जाएगी। यानी अगर मिसाल के तौर पे कंपनी लोन क्यों लेती है, उसको कुछ इन्वेस्टमेंट करनी होती है या कोई एसेट परचेज करने होते हैं या कोई अपग्रेडेशन करनी होती है, अपने फ़ायदे के लिए कर रही होती है, वो बैंक से बोरो कर रही होती है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग कर रही होती है। तो ये शॉर्ट टर्म जो बोरोइंग करी है उस पे जो इंटरेस्ट, यानी कि डेफ़िनेटली इसने जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग करी होगी वो 2022 में करी होगी, क्योंकि इंटरेस्ट जो आपको 1 साल बाद देना पड़ेगा ना। तो ये इसने इस साल यकीनन इसने बोरोइंग करी होगी और उसके बाद उसने इंटरेस्ट दिया। तो इस वजह से इसकी फाइनेंस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आई इस साल। हो सकता है नेक्स्ट ईयर भी आए या कम हो जाए और आहिस्ता-आहिस्ता कम होती रहे और फिर फाइनेंस कॉस्ट खत्म हो जाए। तो इस वजह से फाइनेंस कॉस्ट की वजह से प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कम हो गया। एक तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी क्रूड ऑयल की प्राइस बहुत ज़्यादा थी। दूसरी ये कि जो है ना जो 2022 में इसने यकीनन लिया होगा, बोरो किए होंगे बैंक से जिस पे इसने इंटरेस्ट दिया, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर ये 5 की फिगर है तो ये 43 की फिगर है, आप इससे अंदाज़ा लगा लें। फिर जाके हमारा जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स है वो यहाँ पे बनता है 9.8 और लास्ट टाइम 95। तो इसमें मैंने 2 बड़े फैक्टर बता दिए। एक फाइनेंस कॉस्ट की वजह से इसका प्रॉफिट कम आया है और एक इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वजह से प्रॉफिट कम आया है। तो कंपनी में कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। कंपनी की सेल्स दबाकर हो रही है, बल्कि सेल्स में इजाफा हो रहा है। और ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड है ना ये वैसे ही बढ़नी थी। और क्योंकि क्रूड ऑयल बढ़ा है तो ये भी बढ़ेगा, क्रूड ऑयल कम होगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो जाएगा। जैसे लास्ट टाइम क्रूड ऑयल कम हुआ था और क्रूड ऑयल कोविड वगैरह के दौर में भी काफ़ी कम हुआ था। तो ये फ्लक्चुएट होता रहेगा। और फाइनेंस कॉस्ट है, ये भी फाइनेंस कॉस्ट भी इतनी कोई बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ नहीं है। बैंक से बोरो करा हुआ है, बैंक को ये लोन दिया जा रहा है। अच्छा, ये कैसे देखें? यहाँ पे भी आपको नज़र आएगा कि पिछले साल की 2022 का मैंने डाटा निकाला है और 2022 की फाइनेंशियल रिपोर्ट निकाली है। आप देखें, ये 3 तरह की हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। हम फाइनेंस कॉस्ट की बात कर रहे हैं कि फाइनेंस कॉस्ट जो है ना फाइनेंशियल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आ रही है।
तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ अगर 2017 में देखें तो ग्रे कलर का है देखें तो बहुत कम इसने लोन लिया हुआ है या बोरो किया हुआ है। और ये देखें सब 2022 में कितना ज़्यादा बोरो किया हुआ है। अगर हम इसकी स्टेटमेंट भी पढ़ लें, लिखा हुआ है इन फाइनेंशियल ईयर 2022 कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इज पॉजिटिव प्राइमली ड्यू टू शॉर्ट टर्म लोन्स टेकन फ्रॉम द ईयर टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। तो 2022 में इन्होंने बोरो किया बैंक से, और इसको जो इसकी जो पेमेंट करनी पड़ी, इसका इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ी 2023 में करी है, जिसकी वजह से ये फाइनेंस कॉस्ट हमारी लग गई। तो कोई इतनी बड़ी मसले की बात नहीं है। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी बहुत अच्छी है, सेल्स भी बहुत अच्छी हो रही है, इसने डिविडेंड भी दिया है, तो इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। अच्छा, अब हम अगर इसकी टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं, आई होप कि आप लोग को थोड़ा बहुत बेसिक मैंने समझाने की कोशिश करी है इसकी फंडामेंटल या फाइनेंशियल एनालिसिस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बाकी अगर हम इसको देखते हैं टेक्निकली, तो टेक्निकली इसकी जो सपोर्ट थी 122 रुपये की इसकी सपोर्ट थी डे चार्ट के हिसाब से, और जो पिवटल सपोर्ट हमारी कहलाती है वो उसने ब्रेक कर दी थी। और उसके बाद जो उसकी जो नीचे सपोर्ट थी डे चार्ट के हिसाब से, वो 120 के करीब आ रही थी, जो कि EMA 100, उसने इसको भी ब्रेक करा। ठीक है, लेकिन यहाँ से जो कि अगर मैं शॉर्ट टर्म पे सपोर्ट देखूँ, शॉर्ट ग्राफ पे, तो शॉर्ट ग्राफ में इसकी काफ़ी नीचे पहुँच गया था। ये 118 की इसकी सपोर्ट थी, इससे थोड़ा सा नीचे पहुँच गया था। तो यहाँ से जो है ना ये रिबाउंड हुआ है और ये ऊपर गया है ये शॉर्ट टर्म के हिसाब से, क्योंकि शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गया था। और अगर मैं डे ग्राफ पे भी देखूँ, तो डे ग्राफ में इसका MACD, इसमें जो सेलिंग प्रेशर ही कम हो रहा है, और हो सकता है ये मज़ीद थोड़ा सा ऊपर जाए। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से मैं ये कहूँगा कि ये मज़ीद थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, और एक आपको स्विंग ट्रेडिंग का मौका दे सकता है, ख़ास तौर पे जिन्होंने लोअर लॉक पे लिया है उन लोग के लिए एक अच्छा, उन्होंने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी गेन की। तो अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।